सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत में इस्लामिक सत्ता की स्थापना कैसे हुई, आज हम लोग इस लेक्चर में ये जानेंगे। यानी आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। और यदि सीधे हम आपको सल्तनत काल या मुगल काल सीधे पढ़ा दें तो बहुत सारे विद्यार्थी ये जान ही नहीं पाते हैं कि अरबी आक्रमण किसको कहा जाता है, तुर्की आक्रमण किसको कहा जाता है। और यहां तक भी संभव है कि यदि विद्यार्थियों से यह पूछा जाए कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरबी आक्रमण के रूप में हुआ या तुर्की आक्रमण के रूप में हुआ, तो बहुत सारे बच्चे विद्यार्थी बगले झांकने लगेंगे, मैंने उनको पता नहीं है। आज अपने इस लेक्चर के तहत हम लोग मेडिवल हिस्ट्री का बेस जानेंगे। यानी हम लोग ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि भारत में असल में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई कैसे, मेडिवल हिस्ट्री आया कैसे, प्रारंभन मेडिवल हिस्ट्री का कैसे हुआ। यानी आज हम लोग द फाउंडेशन ऑफ मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। भारत में मध्यकाल का नींव कैसे पड़ा। और ये एक बहुत लंबी कथा है, ये एक दो दिन की कथा नहीं, वर्षों की कथा है। आज हम लोग इसी को जानेंगे। और आप अगर ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो मेडिवल हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, बेस है, वो आज आपका क्लियर हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि भारत में मेडिवल हिस्ट्री का प्रारंभ हुआ कैसे और वो परिस्थिति कैसे आई जब भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। भारत में मुस्लिम सत्ता का प्रारंभ असल में 711-12 में मोहम्मद बिन कासिम के सफल आक्रमण से होता है। यानी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 711-12 में सिंध पर आक्रमण किया और सिंध को जीत लिया। भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत सिंध में पहली बार इस्लामिक सत्ता की स्थापना हुई, अरबी सत्ता की स्थापना। यह पहला सफल आक्रमण था, इसके पहले भी मुस्लिम आक्रमण होते थे। अब प्रश्न उठता कि मोहम्मद बिन कासिम अरबी था, तुर्की था, मुगल था, ईरानी था, क्या था? असल में मोहम्मद बिन कासिम अरबी था। यानी भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरबी आक्रमण के रूप में हुआ। और पहला सफल मुस्लिम अरबी आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। यानी भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण था वो असल में अरबी आक्रमण था, यानी अरबों ने किया था। इस्लाम का उदय भी कहां हुआ? अरब में हुआ। इस्लाम को फैलाने का सबसे पहला जिम्मेदारी जो था वो अरबों को था, ठीक है ना। लेकिन इस्लाम को विश्व धर्म बनाने का काम जो किया वो तुर्कों ने किया। अभी हम वहां पहुंचेंगे। सबसे पहले हम जाने कि अरबी आक्रमण किन परिस्थितियों में हुआ। बड़ी लंबी कहानी है और जब यह जान लेंगे तो आपका बेस बन जाएगा। तो भारत पर सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ वो अरबों के रूप में हुआ और पहला सफल आक्रमणकारी था 711-12 में। आप लोग बस इतना ही पढ़ लेते हैं कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। यह गलत प्रश्न है, यह बिल्कुल गलत प्रश्न है। मोहम्मद बिन कासिम के पहले दो अभियान हुआ था। उबैदुल्ला पहला अभियान, बुरदल दूसरा अभियान, मोहम्मद बिन कासिम का अभियान तीसरा अभियान था सिंध पर। कैसे कहेंगे आप पहला आक्रमणकारी था? इसके पहले महाराष्ट्र के थाना पर लगभग 7वीं शताब्दी में ही अटैक हुआ था, 636 के समय। वो पहला नहीं था क्या? तो जब आप भले ही छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, जब कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो उनको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, छोटे का लेवल अलग होता है, बड़े, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सबको बनाना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। 711-12 में मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम। अब प्रश्न ये उठता है कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था?
सबसे पहले यह जाना जाए कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था और काहे इसने सिंध पर ही आक्रमण किया। कहा जाता है कि सिंध का राजा था दाहिर, और उस समय अरबों का जो व्यापार है, यानी अरब व्यापारियों को जो व्यापार है, सिंध के तट से होकर अरब से शुरू होता था और अरब सागर से होते हुए वो श्रीलंका चला जाता था। लेकिन सिंध के डाकुओं ने अरबी व्यापारियों को लूट लिया। अब इराक का जो गवर्नर था हज्जाज, उसने भाई लेटर भेजा कि आप दंडित करिए। दाहिर ने कहा भाई डाकू हमारे अंडर में थोड़ो है कि हम उसको दंडित कर पाएंगे। दाहिर ने मना कर दिया। यह बात हज्जाज को बुरा लग गई। उसने अपना एक सैनिक अभियान भेज दिया, जाओ दाहिर को दंडित करो, क्योंकि ये डाकुओं को नहीं दंडित कर रहा है। पहले अभियान को हरा दिया दाहिर ने, दूसरे अभियान को दाहिर ने हरा दिया। इसके बाद हज्जाज ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। कासिम ने कुछ भारतीय जो उस समय दाहिर से असंतुष्ट थे, उनका सहयोग लेकर सिंध पर अटैक किया और एक एक करके सिंध के प्रांतों को जीतते हुए उसने पूरे सिंध पर अधिकार कर लिया। पहली बार भारत के सिंध पे अरबी मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। पहली बार जजिया कर क्या होता था? गैर मुस्लिमों पर लगता था। पहली बार जजिया कर जो है वो सिंध के लोगों पर लगाया गया। पहली बार लोगों ने मुस्लिम सत्ता का पहली बार स्वाद चखा। यानी भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरबी आक्रमण के रूप में हुआ। सफल आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम। वहीं से शुरू हो गया मेडिवल हिस्ट्री। यानी मोहम्मद बिन कासिम के सफल आक्रमण से ही भारत में शुरू हो गया मेडिवल हिस्ट्री। ये मैंने आपको बता दिया। अब 150 वर्षों तक शासन हुआ, लेकिन वो भारत के अंदर नहीं आ पाए, क्योंकि अंदर आने के पहले मोहम्मद बिन कासिम का अंत हो गया। अब तुर्क कैसे आए? भारत में तुर्कों की सत्ता कैसे स्थापित हुई? क्योंकि भारत में जो दिल्ली सल्तनत स्थापित हुआ वो तो तुर्कों का सत्ता था। अब वो कैसे आए, जरा जानिए। देखिए, अरबों के बाद इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने का जो काम किया वो तुर्कों ने किया। अब ये तुर्क कौन थे? तुर्क मध्य एशिया में निवास करने वाली एक जनजाति थी, तो उन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया। चूंकि वो योद्धा भी थे, इसीलिए उन्होंने इस्लाम को पूरे दुनिया में फैलाया। उसी समय लगभग एग्जैक्ट डेट तो नहीं, 9वीं 10वीं सदी के करीब अफगानिस्तान के गजनी में तुर्की सत्ता की स्थापना हुई। अलब्तगीन नामक सामंत ने अफगानिस्तान के गजनी नामक स्थान पर गजनी साम्राज्य की स्थापना की। यह पहला तुर्की सत्ता था जो अफगानिस्तान के गजनी में हुआ। यह वही गजनी सल्तनत है जिसने भारत में कई आक्रमण किए। अलब्तगीन के बाद कई छोटे छोटे शासक हुए, लेकिन इस गजनी साम्राज्य का सबसे ताकतवर शासक हुआ महमूद गजनवी। कौन हुआ? महमूद गजनवी। याद रखिए, यही आपके महमूद गजनवी को पहला सुल्तान माना जाता है। सुल्तान उपाधि उस समय कोई राजा महाराजा या कोई मुस्लिम शासक नहीं धारण करता था, लेकिन महमूद गजनवी पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, जिसको दुनिया का पहला सुल्तान कहा जाता। सुल्तान अल्लाह की उपाधि होती थी। महमूद गजनवी जब गजनी का सुल्तान बना, दुनिया का पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला मुस्लिम शासक था, तो उसने तय किया कि पूरे सेंट्रल एशिया पर मेरा एक छत्र साम्राज्य होगा। अब उस साम्राज्य को बनने के लिए बहुत धन चाहिए था, और उस समय दुनिया में एकमात्र धन का अगर कहीं था बड़ी मात्रा में तो भारत में था। अब शुरू हुआ महमूद गजनवी का भारत पे लूट, भारत पर आक्रमण करके उसको लूटने की प्रक्रिया। कहा जाता है 1000 ईस्वी यानी 1000 एडी टू 1026 एडी, यानी 1000 ईस्वी से लेकर
1027 तक महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और भारत को इतना लूटा कि धन शून्य बना दिया 17 बार। और महमूद गजनवी के सबसे ज्यादा आक्रमण जो हैं भारत के मंदिरों पर होते थे। मथुरा, वृंदावन, बड़े बड़े मंदिरों को आक्रमण करता था, वहां की अकूत संपत्ति को लूट कर वापस चला जाता। ठीक है ना। अब प्रश्न ये उठता कि महमूद गजनवी भारत पर अटैक कर क्यों रहा था? क्या भारत में वो मुस्लिम सत्ता स्थापित करना चाह रहा था? बिल्कुल नहीं। ये एग्जाम में आपके आएगा। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य कारण था भारत से धन की लूट करना, ताकि मध्य एशिया में विस्तृत साम्राज्य की स्थापना किया जा सके। यानी भारत से वो धन लूटना चाहता था ताकि मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की जा सके, और उसने किया भी। महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध जो भारतीय आक्रमण था, वो 1025 एडी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के जो गजनी से वो चला, तो वहां का राजा भीमदेव प्रथम जैसे सुना गुजरात का कि महमूद गजनवी आ रहा, भाग खड़ा हुआ। महमूद गजनवी ने मंदिर पर अटैक किया, बहुत लोग मारे गए। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर ऊपर नीचे से चुंबक हटाया गया, शिवलिंग को तोड़ा गया, मक्का मदीना के पायदानों पर चुनवा दिया गया। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर से महमूद गजनवी को अक्षय संपत्ति मिली, माने को जो कभी क्षय नहीं हो सकता है। इतनी संपत्ति मिली कि वो गजनी ले जाते समय डर गया। सिंध के जाटों ने कहा था कि जिधर से जाओगे लूट लूंगा। लूटा भी, रास्ता बदल दिया, तब भी लूटे। 1027 में महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण किया सिंध के जाटों को दंडित करने। हालांकि 1030 में इस दानवीय शासक का अंत हो गया और भारत उसके आक्रमण से मुक्त हो गया। लेकिन हां, उसने सत्ता नहीं स्थापित की, वो केवल भारत से धन लूटना चाहता था, यानी एक लुटेरा था। ठीक है ना। यानी अभी भी मुस्लिम सत्ता की स्थापना भारत में नहीं हुई। लगभग 100-150 वर्ष बाद गजनी में ही एक नए वंश की स्थापना हुई, जिसको बोलते हैं गौर वंश। क्या बोलते हैं? गौर वंश। उस गौर वंश का शासक था मुहम्मद गोरी। बहुत लोग जो नहीं सही पढ़े रहते हैं, वो महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी को एक समझते हैं, जबकि दोनों में 100-150 वर्ष का अंतर। महमूद गजनवी ने भारत में कोई मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं की, लेकिन मोहम्मद गोरी ने भारत में पहली बार मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। हालांकि मोहम्मद गोरी महमूद गजनवी के तरह अजेय नहीं था, ताकतवर नहीं था, लेकिन इसके बाद वह वो कर गया जो महमूद गजनवी नहीं कर पाए। मोहम्मद गोरी ने भारत पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना करने के उद्देश्य से 1175 से आक्रमण करना प्रारंभ किया। 1178 में उसने गुजरात पर अटैक किया। गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय ने अपनी माता नायिका देवी के सहयोग से हरा दिया। यह बहुत कम इतिहासकारों ने इसको लिखा है। भारत की शौर्य गाथा भारत के दुश्मनों ने नहीं लिखा है। नायिका देवी ने रणनीति ऐसा बनाया कि मोहम्मद गोरी हार गया 1178 में गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय से। भारत की वीरांगनाएं हमेशा भारत के इतिहास को गौरवमयी बनाती रही हैं।
ये गोरी का भारत में पहला पराजय था। सब लोग जानते हैं तराइन का प्रथम युद्ध पराजय, बिल्कुल नहीं, ये गोरी का पहला पराजय था। गोरी ने तय किया अब गुजरात पर आक्रमण नहीं करूंगा। गोरी को यह लगता था कि अगर भारत पर सत्ता स्थापित करना है तो दिल्ली और अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान को हराना है। किसको हराना है? पृथ्वीराज चौहान को। 1191 में एक बड़ी सेना लेकर गोरी पहुंच गया तराइन के मैदान में, गुजरात के तराइन के मैदान में, और वो युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में अजमेर और दिल्ली के शासक, जो उस समय अपने आप को भारतेश्वर कहते थे, लगभग भारत के सभी राजाओं को उन्होंने परास्त किया था। यानी उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली राजा चौहान वंशी राजपूत पृथ्वीराज चौहान थे। गोरी को लगा कि अगर भारत पर मुस्लिम सत्ता स्थापित करना है तो पृथ्वीराज चौहान को हराना पड़ेगा। 1191 इन 1191 द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को बुरी तरीके से परास्त कर दिया। पराजय इतना भयानक था कि गोरी को अपने प्राणों की भीख मांगनी पड़ी। अच्छा, बहुत सारे इतिहासकार इसको नहीं लिखे हैं। अब बताइए मुस्लिम इतिहासकार इसको काहे लिखेंगे और हम उनकी बात को माने ही क्यों? हम माने ही क्यों उनकी बात को? खैर, गोरी को जीवन दान दिया गया और वो आसानी से गजनी पहुंच गया। ये पृथ्वीराज चौहान की जीवन की सबसे भयानक भूल थी और अंतिम भूल थी। गोरी जब गजनी पहुंच गया तो उसको पृथ्वीराज चौहान का आभारी होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जीवन दान दिया। एक कृतधन, एक एहसान फरामोश के रूप में गोरी ने तय किया कि बदला लेना। एक बड़ी सेना एकत्र किया। 1192 1192 तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। भारत के इतिहास का ये टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि सेकंड बैटल ऑफ तराइन was founded the Muslim rule in India. सेकंड बैटल ऑफ तराइन ने भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव डाल दी और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। कहा यह भी जाता है कि भारतीय राजाओं ने इसमें गोरी की मदद की थी, जिसमें जयचंद का भी नाम आता है। गढ़वाल वंशीय क्षत्रिय राजा, राजपूत राजा कहा जाता है जयचंद ने। अब जयचंद की छवि भारत में एक गद्दार की मानी जाती है, एक देशद्रोही की मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने गोरी का सहयोग किया और माना जाता है इसी के सहयोग से शक्ति संतुलन गोरी की ओर हो गया, जो पृथ्वीराज चौहान की ओर था। क्या सही है क्या गलत है, लेकिन भारतीय साहित्यों में यह माना जाता है जयचंद की छवि एक गद्दार की है। सही है गलत है यह बात अलग है, अगर है तो कुछ तो बात होगी। हो सकता है कोई नई प्रामाणिक ग्रंथ आ जाए जो ये बता दे कि वो देशभक्त था। खैर, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान परास्त हुए और उनके पराजय के बाद गोरी ने भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर दी और भारत का जो प्रांत उसने जीता था उसको गजनी सल्तनत का उसने एक प्रांत बना दिया। कहा जाता है 1206 में गोरी पुनः भारत आया। सिंध के दमयक नामक स्थान पर 1205 में आया। सिंध के दमयक नामक स्थान पर खोखरों ने गोरी की हत्या कर दी और गोरी की हत्या के बाद
शुरू हुआ भारत में दिल्ली सल्तनत। 1206 में श्रेव डायनेस्टी की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और शुरू हो गया भारत में दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ। अब यह कहानी दिल्ली सल्तनत का मैं आपको अलग लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन इस लेक्चर से आपका कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर हो गया होगा कि भारत में इस्लामिक सत्ता की स्थापना कैसे हुई। एक नए लेक्चर में मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।